आपसे बात करना बड़ा मुश्किल होगा, मेरे ख्याल से लैगिंग है कुछ, यानी बहुत देर में मेरी आवाज पहुंच रही है। हाँ, इनकी आवाज नहीं आ रही है मेरे भाई जी, मुझे भी नहीं आ रही है। हालांकि इनके कंफ्यूजन को दूर किया जा सकता था, तो एनीवेज चलो उनको फिलहाल बैक स्टेज कर देते हैं और मैं इनके सवाल का मुख्तसर सा जवाब देना चाहूंगा। वो ये कि सवाल जब लोग करते हैं तो पहले से एक अपने जहन में सेटिंग बिठा लेते हैं। वो सेटिंग ये बिठा ली इन्होंने कि अल्लाह ताला को कोई जरूरत थी हमें बनाने की, तो इसलिए उसने बनाया। तो अब अगर ये सवाल कोई साइल करता है तो ये जरूरी है उसके लिए कि वो ये साबित करे कि अल्लाह ताला ने हमें अपनी जरूरत के लिए बनाया है। फिर हम उसका जवाब देंगे कि नहीं, जरूरत के लिए नहीं बनाया। लेकिन आपका ये दावा है कि उसने हमें बनाया अपनी जरूरत के लिए, और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हम अल्लाह को अपने जैसा समझते हैं, कि जैसे हम कोई काम करते हैं तो अपने आप को बेनिफिशियरी मानकर कोई काम करते हैं। हम कोई मुलाजमत करेंगे, जॉब करेंगे, बिजनेस करेंगे, व्हाटएवर, हम कोई चीज इन्वेंट करेंगे तो अपनी जरूरत को सामने रखकर करेंगे, चूंकि हम डिपेंडेंट हैं। अल्लाह ताला के बारे में जब कुरान ने यह कह दिया, और हमारा ये बुनियादी अकीदा है कि अल्लाह समद, अल्लाह इंडिपेंडेंट है, वो किसी चीज के ऊपर कंटिंजेंट नहीं है, उसको किसी चीज की हाजत नहीं है। तो जब उसको किसी चीज की हाजत नहीं, वो फुल्ली इंडिपेंडेंट है बनाने वाला, तो वो हमें भी अपनी जरूरत की वजह से नहीं बनाएगा। और हम में से कोई भी, आप दुनिया की किसी भी मखलूक को उठा ले, वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो डिपेंडेंट है। तो आप कभी भी मखलूक को सामने रखकर खालिक को नहीं समझ सकते। यहीं से बुनियादी गलती होती है। अच्छा भाई, आगे बढ़ते हैं। सनातनी, राम राम मुफ्ती साहब। बोलिए, क्या हाल चाल है? बढ़िया, आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक है। आर्या ने भेजा है चिल करने के लिए आज, तो चलो कोई नहीं। अच्छा, फिर फिर मेरे ख्याल से आप कहीं और जाकर ये चिलविल करें। यहाँ अच्छा तो हाँ, वो पिल जो है वो आमिर भाई के चैनल के ऊपर मिलती है इस चिल की, तो आप वहीं चले जाएं और वहीं पिल जाएं। चलें ओम साहिब। 1.5 शान की बातें करने जी। हेलो मुफ्ती साहब। जी भाई, आवाज आ रही है? जी जी बोलिए। मुफ्ती साहब कैसे हो? बिल्कुल ठीक है। चलो, जज़ाकल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा ये सही रहा जी। अभी आज ही सीखा है क्या? नहीं नहीं, इतने टाइम से देख रहे हैं, बहुत कुछ सीख गए। चलो माशाल्लाह। बोले भाई। अच्छा मुफ्ती साहब, 2-4, चलो इतना तो नहीं आप टाइम दोगे, मैंने तो बहुत सारी बातें ली थी, लेकिन अभी ये लेटेस्ट वाले भाई की बात से आपने एक पॉइंट बोला, वहां से शुरुआत करता हूँ। नहीं, आपने बोला कि भाई जिस पॉइंट को लेकर नहीं आए थे, जिस पॉइंट को लेकर आप आए थे ना, वहां से शुरुआत करें। अच्छा अच्छा अच्छा, इस पॉइंट को ना बोलूं? नहीं, जिस पॉइंट को लेकर आए थे उस पर करें ना, या वैसे ही आ गए थे टहलते टालते, सोच विचार के भाई बाद में सोचेंगे क्या बात करनी है। बात तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से जिस क्वेश्चन को लेकर आप यहां तक पहुंचे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा ना, उसको क्यों छोड़ रहे हैं? अच्छा, या कुछ था नहीं, वो बात अलग है। नहीं है, नहीं है, बहुत कुछ है मुफ्ती साहब बहुत कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। चलो कोई बात नहीं, मैं इस पॉइंट को नहीं बोलता। तो मैं रिफॉर्म, हाँ अब बोले आगे। रिफॉर्म, हाँ रिफॉर्म, असीम भाई ने बोला था कि भाई कि मैं रिफॉर्म को ही लेके आया था, तो वही बात असीम भाई ने, जैसे बोलते ना, मेरे मुंह की बात छीन ली। तो असीम भाई ने बोल दिया कि भाई कि ऐसे जैसे यूसीसी, ये जो भी यूनिफॉर्म वगैरह, ये रिफॉर्मिस्ट जैसे लोग ऐसे लॉ लेके आना चाहते हैं। तो मुझे तो ऐसा सुनने में आया, आप सबने भी, हमने, हाँ मैं ये बात कंप्लीट कर लूं फिर बोलिएगा। हम सबने ऐसे ही सुना है कि जो रिफॉर्म है, रिफॉर्म जो होता है वो द लॉ ऑफ नेचर होता है, यानी कि चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। और आपने अभी थोड़ी देर पहले बात बोली कि जो मॉडर्निस्ट है वो एक बुरा लफ्ज है, तो मॉडर्निस्ट बुरा लफ्ज है, रिफॉर्म अच्छा नहीं है। तो मतलब आपके हिसाब से रिफॉर्मिस्ट या रिफॉर्म होना सही है या गलत है? एक तो मैंने ये नहीं कहा कि मॉडर्निस्ट बुरा लफ्ज है, मैंने कहा कि अगर आपको मॉडर्निस्ट बुरा लगता है तो क्या किसी को बैकवर्ड कहना अच्छा लफ्ज है?
ये मेरा सेंटेंस है, ठीक है। ये अलग बात है कि मॉडर्निटी को मैं अच्छा नहीं समझता हूँ, उस आइडियोलॉजी को। अच्छा, रही बात मुफ्ती साहब, आपने मॉडर्निस्ट बुरा लफ्ज बोला और बोला बैकवर्ड क्या अच्छा लफ्ज है। चलो ठीक है, मैंने वजाहत कर दी, बार बार एक ही जुमला नहीं बोलता हूँ। रही ये बात कि आपने कहा कि रिफॉर्म क्या एक बुरी चीज है। रिफॉर्म उस वक्त अच्छी चीज होती है जबकि ऑलरेडी डिफॉर्म्ड हो जाए, ठीक है। अब आप रिफॉर्म करेंगे, एक चीज खराब हो गई तो आप उसको ठीक करेंगे, एक चीज ठीक है और आप उसको फिर ठीक करें, तो ये तो वेस्ट है ना, वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ एनर्जी। मान लीजिए अभी आपने घर बना के फारिग हुए, शानदार बेहतरीन महल, जबरदस्त चमचमाता हुआ फर्श, अब आप कहेंगे नहीं मुझे इसमें रिफॉर्म करना है, तो भाई लोग कहेंगे कि यार इसका दिमाग खराब हो गया, ये पैसा जाया करता है, अपनी मेहनत जाया करता है, इतना शानदार मकान है, इसमें कोई कमी नहीं है। अब इसको काहे को बीच में दीवार उठानी है, या क्यों इसके टाइल बदलने हैं, या क्यों कमरा बदलना है, जबकि हर चीज परफेक्ट है। तो जो चीज परफेक्ट हो उसके अंदर अगर आप सो कॉल्ड रिफॉर्म करेंगे तो ये गलत है। हाँ, कोई चीज टूट फूट का शिकार हो जाए उसमें रिफॉर्म कीजिए। ये गलत होने के साथ साथ देखो ये तो एक अपनी सोच, तो हाँ मुफ्ती साहब ये तो अपनी एक सोच है ना, जब तक हम मानेंगे नहीं। ये कह रहा था कि ये लोग जो रेशनलिटी की बात करते हैं, जहाँ पे रिफॉर्म की जरूरत नहीं हो वहां पे रिफॉर्म करना तो इरेशनल है ना, फिर आप रेशनल कैसे होगे? इरेशनल काम करते हैं, कहते हैं हम रेशनल हैं, राइट। असीम भाई वही मैं बता रहा था कि देखो बात ऐसी है कि जब तक असीम भाई सुनना आप भी, जब तक हम मानेंगे नहीं कि रिफॉर्म की जरूरत है, ये नहीं होता कि नया मकान बना तभी उसमें रिफॉर्म नहीं हो सकते, या पुराना मकान है तब रिफॉर्म होंगे। रिफॉर्म इज अ प्रोसेस, ठीक है। तो वो रिफॉर्म करने के लिए वो आपका माइंडसेट चाहिए। जब आपका माइंडसेट ही ऐसा होगा कि इसमें रिफॉर्म की कोई गुंजाइश ही नहीं है, इसमें तिल बराबर भी जगह नहीं है, तो वहां रिफॉर्म की गुंजाइश नहीं है, वहां रिफॉर्म नहीं हो सकता। ये तो माइंडसेट की बात है ना, रिफॉर्म कब होता है। आपने इस उसूल को तो मान लिया। मुफ्ती साहब एक बात कंप्लीट कर लूं, मुफ्ती साहब बात होगी कंप्लीट आपकी। मैं ये बोल रहा हूँ, वेट, आपने इस उसूल को मान लिया, इस रूल को आपने मान लिया कि अगर जरूरत होगी तो रिफॉर्म होना चाहिए, जरूरत नहीं होगी तो रिफॉर्म नहीं होना चाहिए। ये उस पर तो हम एग्री करते हैं ना। नहीं, मैं इस बात पे एग्री किया नहीं, आप अपने अल्फाज मेरे मुंह पे डाल रहे हो। मैं ये बोल रहा हूँ कि देखिए किस चीज पर एग्री करें। मैं ये बोल रहा हूँ कि माइंडसेट के हिसाब से देखो मेरी एक बात सुनो, रिफॉर्म हो जाना चाहिए। हाँ असीम साहब यही तो बात तो सुन लो। देखो ओम साहब, हम माइंडसेट पर करेंगे, वो सेकंड स्टेज है। प्राइमरी स्टेज ये कि हम पहले पैटर्न सेट कर ले, फार्मूला सेट कर ले कि बगैर जरूरत रिफॉर्म होना चाहिए या जरूरत के वक्त रिफॉर्म होना चाहिए। इस पर बात कर ले पहले, उसके बाद माइंडसेट पर बात करेंगे। आप मुझे बताइए कि रिफॉर्म के लिए बगैर जरूरत आप रिफॉर्म चाहेंगे या जरूरत के बाद? जी मैं आपको एक बताता हूँ असीम साहब और मुफ्ती साहब, आपको एक बात बताता हूँ, मेरा पॉइंट क्या है। रिफॉर्म जरूरत की वजह से होना चाहिए या बगैर जरूरत के होना चाहिए? जरूरत सब्जेक्टिव हो जाती है ना, मेरी बात सुनो, मैं यही बता रहा हूँ कि एक गरीब आदमी, सब्जेक्टिव ही सही, जरूरत की वजह से होना चाहिए ना। हाँ मैं वही बता रहा हूँ ना, वही बता रहा हूँ। सुन लो मेरा एक सेंटेंस सुन लोगे आप तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे एक गरीब है, तो वो गरीब बंदा अपना टीवी आज के टाइम पे भी उसका ब्लैक एंड व्हाइट होगा या नॉर्मल टीवी होगा, उसके पास एलईडी नहीं है, तो उसको जरूरत महसूस नहीं हो रही है, उसको जरूरत रिफॉर्म की महसूस नहीं हो रही है, ठीक है। तो वो स्टिल अभी वहीं पर लगा हुआ है। लेकिन बाकी लोग ऐसे नहीं है, उनको रिफॉर्म की जरूरत होती है। झोपड़ी में वो रह रहा है, एक टेंट हाउस में रह रहा है, वो अपना जहां पर भी जाता है वहां पर जाके जहां दिहाड़ी लगाता है अपना, है ना, डेली बेसिस पे काम करता है, वहां पर जाता है अपना वो लगाता है टेंट हाउस, वहां पर अपना काम करता है, उसको जरूरत महसूस नहीं हो रही है। तो रिफॉर्म एक सब्जेक्टिव चीज है, तो रिफॉर्म का ऐसे नहीं बोल सकते। ये माइंडसेट है कि कब आपको रिफॉर्म की जरूरत है और कब आपको रिफॉर्म की जरूरत नहीं है। आपने लफ्ज बोला कि जरूरत महसूस नहीं हो रही, इसका मतलब ये साबित हो गया कि रिफॉर्म जरूरत की वजह से होता है, बिला जरूरत नहीं होता, राइट? माइंडसेट ओ भैया, जरूरत का लफ्ज आप बोल चुके हैं। अब चलें, अब मान लीजिए आप तो रहते हैं झोपड़ी में, देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, मैं रह रहा हूं महल में और देख रहा हूं एलईडी, तो रिफॉर्म की जरूरत आपको है कि मुझे? वो तो भाई मुझे भी है, आपको भी है। मैं तो महल में हूं और एलईडी सामने है और जबरदस्त एलईडी से आ रही है, 4K पिक्चर आ रही है, ठीक है। और आप झोपड़ी में हैं, और ब्लैक एंड व्हाइट है टीवी,
तो अब बताएं मुफ्ती साहब, अगर आप 4K में हैं और LED है, तो क्या अगर हम इसी बात में ह्यूमन बीइंग संतुष्ट कर जाता तो आज इतनी ज्यादा प्रोग्रेस नहीं होती? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप मेरे एतबार से रिफॉर्म करेंगे तो आप उसको नहीं मानेंगे, और मैं आपके एतबार से रिफॉर्म करूंगा तो आप उसको नहीं मानेंगे, चूंकि ये चीजें सब्जेक्टिव हैं। अब देखें, हम ये कहते हैं, आप खुद अपने एतबार से तस्लीम करते हैं कि जी हमने रिफॉर्म कर लिया, हम ये कहते हैं कि हमें जरूरत नहीं है, तो आपके सब्जेक्टिव आइडिया को हम क्यों माने? ये मुझे बता दीजिए जरा। नहीं, मैंने अभी उस लेवल पे बात ही नहीं लेके गया कि जहां पर हमने रिफॉर्म कर लिया आपने। मैं तो आपको ये बोल रहा हूँ कि अगर रिफॉर्म, बुनियादी नैरेटिव यही है कि हमने रिफॉर्म कर लिया। इसका मतलब ये था कि आप सदियों से झोपड़ी में थे और सामने ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था, तो आपको रिफॉर्म की जरूरत थी, आपने कर लिया। आपने हमारी नहीं सुनी, आपने हमारी सब्जेक्टिव ओपिनियन नहीं मानी। हम रह रहे हैं महल में और सामने देख रहे हैं शानदार वाला टीवी, उससे बेहतर टेक्नोलॉजी इजाद नहीं हुई, और आप ये कह रहे हैं झोपड़ी में खड़े होकर के नहीं जी आप भी रिफॉर्म करें। तो आपकी सब्जेक्टिव ओपिनियन को हम क्यों माने? साहब, वो आता ही नहीं ना, वो शानदार टीवी, वो शानदार महल 4 उसका के का आपका आता ही नहीं ना, BHK का, कि देखिए जब तक आप ना, ये आपकी सब्जेक्टिव ओपिनियन हुई, आपकी उस सब्जेक्टिव ओपिनियन को हम क्यों माने, मुझे बता दीजिए। मुफ्ती साहब, मत मानो मेरा ओपिनियन, मत मानो, लेकिन आप अपने दिल पे हाथ रखिए, अपने दिमाग पे एक ही सब्जेक्टिव ओपिनियन को दूसरे के ऊपर थोपा नहीं जा सकता, तो आप इस रिफॉर्म की रट हमसे क्यों लगाते हैं? खुद करते हैं? नहीं, आप बोलते हो ना रिफॉर्म गलत है, असीम साहब ने बोला, आपने बोला मॉडर्निस्ट एक बुरा लफ्ज है, तो मैं उस एतबार से बोल रहा हूँ मुफ्ती साहब। हमारे लिए रिफॉर्म गलत है क्योंकि हम अपनी मोरालिटी की पीक पर हैं, हमें मजीद आगे बढ़ ही नहीं सकते। हम जहां पर हैं उससे आगे नहीं बढ़ सकते। मुफ्ती साहब सब छोड़ो, ये यूट्यूब वगैरह, ये रिफॉर्म होके आया सब कुछ। मैं थोड़ा और डिफाइन कर दूं सब इसको, कि वेस्टर्न पैराडाइम में रिफॉर्म को हम सबसे बदतरीन समझते हैं, इस्लामी पैराडाइम में रिफॉर्म मोस्ट वेलकम है, और वेस्टर्न पैराडाइम में रिफॉर्म जो है वो बदतरीन है। ठीक है ओम साहब, वेस्टर्न पैराडाइम में रिफॉर्म करना इंसान को गुमराही की तरफ ले जाना, इंसान को बदतरीन, उसके इंसान के हैसियत से, उसके ह्यूमन बीइंग के स्टेटस से नीचे गिराना है वेस्टर्न पैराडाइम में रिफॉर्म का मतलब। अगर आप वेस्टर्न पैराडाइम में रिफॉर्म करके खुश हैं तो खुश रहें, हमें क्या दिक्कत है? उसकी एक मिसाल ले लें। होल्ड ऑन, मैं उसकी एक मिसाल दे दूं। आसिम भाई ने बहुत जबरदस्त बात कही है, उसकी एक मिसाल ले लें। मसलन मैं एक मेंशन में रहता हूं और यहाँ पर जबरदस्त फ्लोरिंग है, टाइल है, बेहद शानदार। उसमें एक टाइल जो है दीवार का, वो उसमें कमजोरी आ गई या वो मसलन लूज हो गया, गिर गया। अब मैं क्या करूं, वहां लाकर मैं गोबर चिपका दूं, यह है वेस्टर्न पैराडाइम। लेकिन अगर मैं उसी जैसा टाइल दूसरा लेकर आऊं और उसको लगा दूं, यह है इस्लामिक पैराडाइम में रिफॉर्म। ठीक है, हमें यह वाला रिफॉर्म मजबूत वो है, लेकिन हम अपनी शानदार खूबसूरत दीवारों पर गोबर क्यों लगाएं भाई? नहीं, मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ, आप गोबर बिल्कुल ना लगाएं। हम भी गोबर वगैरह इन सब चीजों से, यूरिन वगैरह से, इनसे हम नहीं उसके इत्तेफाक रखता मैं आपसे, लेकिन मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि देखो आप रखते तो हैं लेकिन बोलते नहीं है जी। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपने कहीं पर भी मेरे मुंह से सुना हो या हम जैसे आगे बात करें, वरना दूसरी तरफ आप बोल सकते हैं कि हाँ वो डाइवर्ट हो जाएगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे अगर आप, असीम भाई भी बोल रहे थे कि वेस्टर्न में जो रिफॉर्म होते हैं हम उसके खिलाफ हैं और इस्लामिक उसमें सही है, तो आप ये बताइए कि भाई कि जितनी भी चीजें, मतलब आप, मेरे को ऐसा लगता है कि आप रिफॉर्म वो चाहते हैं कि जो रिफॉर्म आपकी नीड भी पूरी कर दे, आपके अकॉर्डिंग हो, सब कुछ हो, है ना, वो चीज आप रिफॉर्म में मानते हैं। और जो थोड़ा सा भी, हाँ, लकीर के फकीर तो आप भी हो, तो यानी हम रिफॉर्म करें, चलते हो। हम अपने महल में रिफॉर्म करें झोपड़ी वाली की जरूरत की बुनियाद पर, ये कौन सी लॉजिक है भाई? नहीं भाई, हम अपने महल में अपनी जरूरत के मुताबिक रिफॉर्म करेंगे या झोपड़ी वालों की जरूरत के मुताबिक रिफॉर्म करेंगे? ये कौन सी लॉजिक है? देखो, नहीं, झोपड़ी वाले के लिए आपको किसने बोला? आगे तो बढ़ो, जो आपके पास LED जो महल है उससे आगे तो बढ़ो, बढ़ रहे हो ना आप लोग, देखो कहां तक पहुंच गए आप लोग। चलो ठीक है, हो गया टेक्नोलॉजी। चले जी, हो गया, इंशाल्लाह फिर आगे बात करेंगे। अच्छा लगा, बाद में तो आ जाया करें, थोड़ा इंटरटेनमेंट हो जाता है। ठीक है, हाँ, आज OHM साहब जो है वो टीवी का प्रचार करने आए थे कि ब्लैक एंड व्हाइट से जो है बंदा LED तक पहुंच जाए।
जी हाँ। अच्छा, खुद ये कहते हैं कि हम ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन सर। और भाई तो महल में आओ, देखो आकर क्या है यहाँ। जी आगे बढ़ते हैं। मुसलमान भैया से फिर दरख्वास्त करूंगा कि 11:30 बजे के बाद आप लोग ज्वाइन करिएगा, तब तक रुके रहे, जरा थोड़ा सब्र बांधे। इंडियन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुसलमान है जी। फिर तो छोड़, फिर बाद में। अच्छा अभी रुक जाए, बैक स्टेज ने रिमूव ना करें इनको, बैक स्टेज ने। अच्छा उसके बाद हैं हमारे साथ राज सैनी। बोले भाई। हेलो जी भाई। प्रणाम सर, है ना? जी बोलिए, क्या हाल चाल है? सर मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैं ये पूछ रहा था कि जैसे कि मैं तो हिंदू, आप मुसलमान, ठीक है? थोड़ा जोर से बोलें और साफ बोलें ताकि हमें पता लगे कि आप क्या कह रहे हैं, तभी तो जवाब देंगे। जी हाँ, आवाज बहुत हल्की है, थोड़ा मेरे ख्याल से करीब कर ले माइक। मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, इस वजह से थोड़ा आवाज कम हो गई। जी अल्लाह शिफा दे। मैं आपसे एक सवाल था, पूछ सकता हूँ क्या? जी जी बोलिए। आप जैसे कि आप तो मुस्लिम है, मैं हिंदू, ठीक है? तो आपके मतलब आपके सामने कोई इंसान आएगा तो आप किस नजरिए से देखेंगे उसको? बाय रिलीजन देखेंगे, बाय ह्यूमन देखेंगे? आप मेरे सामने आए, मैंने आपकी आवभगत ही की, आपसे पूछा भाई क्या हाल चाल है, आपने कहा मैं बीमार हूं, अभी एक्नॉलेज इस्लाम साहब ने आपको दुआ दी कि अल्लाह ताला आपको शिफा दे। अब ये ये इज्जत और एहतरामी तो है, जबकि आपके बारे में हमें पता चल गया कि आप मुसलमान नहीं हैं। नहीं मतलब मैं एक्चुअल में एक्स मुस्लिम के वो जो बोल रहे थे उसके ऊपर बोल रहे थे कि उनके अंदर नहीं, ये तो एक्स मुस्लिम क्या बोल रहे हैं उसको छोड़िए, एक प्रोपेगेंडा है, ये तो लाइव डेमो हो गया ना कि आपने खुद ही ये कहा कि मैं हिंदू हूं, आप मुसलमान हैं। फिर उसके बाद आपने कहा, और नाम से भी पता चल रहा है, नाम से कहा कि आप बीमार हैं, और एक्नॉलेज इस्लाम साहब जो मुसलमान हैं उन्होंने आपको दुआ दी, जो दुआ मुसलमान को देते हैं वो दुआ दी। तो अब मुझे बताइए कि इससे ज्यादा एहतराम और इज्जत पॉसिबल है, खुसूसन इस वर्चुअल मुलाकात में। हाँ, आप हमारे सामने होते तो हम आपसे हाथ भी मिलाते, उठकर आपको अपनी जगह बिठाते। नहीं आप सही कह रहे हैं, मैं बस वही पूछना चाहता था। नहीं मतलब एक्चुअल में मैं देखे ना, एक्चुअल में क्या है कि जो ये एक्स मुस्लिम है ये बहुत ज्यादा गलत फेक फैला रहा है, तो मैं कहा यार ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे काफी मित्र मुस्लिम ही है, उनका ऐसा प्रोस्पेक्टिव नहीं है जैसा वो बताते, वो थोड़ा सा अलग है। तो मुझे अच्छा लगा कि आपने आकर हमसे सीधा सवाल कर लिया और लाइव डेमो खुद ब खुद मिल गया है। इसमें हमारी कोई ऐसा नहीं है कि आपने पहले सवाल किया फिर हमने डेमो दिया, वो डेमो पहले हो गया था, सवाल बाद में आया। तो हमारे ताल्लुकात गैर मुस्लिमों से ऐसा नहीं है कि उनसे ताल्लुकात नहीं है, बल्कि हमारे बहुत से काम गैर मुस्लिमों से होते हैं, बहुत से काम मुसलमानों से होते हैं। यानी ये एक इंसानी सोसाइटी है, एक इंसानी कुंबा है, ठीक है? इस सोसाइटी में एक दूसरे की जरूरत पूरी करता है। इसका ताल्लुक फिर ये नहीं होता कि यार नहीं मेरी जरूरत जो है ना सिर्फ मेरे मजहब वाला करेगा या मेरे धर्म वाला करेगा, तो फिर आप कैसे जिएंगे? आपको अगर एक सोसाइटी में रहना है तो हर तरह के लोगों से आपको ताल्लुक रखना पड़ेगा, और उसके बगैर आप सोसाइटी में नहीं जी सकते। तो अगर मान लीजिए हमारा ये छुपावा कहीं से कोई अकीदा होता ना कि नहीं जी हिंदू आएगा ना तो उसको नफरत करनी है, तो फिर आपको वो दुआ ना दी जा रही होती जो हम एक मुसलमान को देते हैं, जो हम अपने छोटों बड़ों को देते हैं। राज सैनी साहब, मैं आपको एक और एग्जांपल यानी पास्ट से देना चाहूंगा कि आप जाके सर्च करेंगे यानी कि मतबा नवल किशोर के बारे में, ठीक है? ये एक गैर मुस्लिम का जो है प्रिंटिंग प्रेस था, ठीक है? प्रिंटिंग लखनऊ के अंदर प्रिंटिंग प्रेस, मतबा प्रिंटिंग प्रेस, नवल किशोर नाम है जी। नवल किशोर का प्रिंटिंग प्रेस था लखनऊ में, ये यानी कि आज़ादी से पहले की बात हो रही। आप देखेंगे कि मोर देन 70% जो मुसलमानों की किताबें यूपी के अंदर देवबंद हो, चाहे वो बरेली के हों या अदब की किताबें हों, अरबिक की बुक्स हों, ये सब जो है वो बहुत बड़ा यानी कि मोर देन 50% किताबें वहीं से छप के आती थी। वहीं जो है लोग अपनी किताबें लिखने के बाद उनको भेजते थे कि आप छापें इस किताब को, ठीक है? हालांकि वो क्या थे, वो एक नॉन मुस्लिम थे वो, और वो किताबें किस टॉपिक्स पे छापते थे, वो हमारे यानी इस्लामिक टॉपिक्स पे छापते थे। यानी कि उसमें बहुत सारी किताबें जो रिलीजन की भी होती थी, ऐसा नहीं कि सिर्फ जो है वो पोएट्री की किताबें जी।
तो ये देख सकते हैं राजसैनी भाई। तो ये इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो ये एक्स मुस्लिम्स है ना, इनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। ये लोग अपने मफाद के लिए, अपने बेनिफिट्स गेन करने के लिए एक एजेंडा चला रहे हैं। तो उसको आप अगर उनसे आप कुछ सीखना चाहेंगे तो वो मतलब आई डोंट थिंक वहां से कोई एक चीज भी पॉजिटिव कोई इंसान सीख सकता है, क्योंकि वो एक एजेंडे पे, एक प्रोपेगेंडे पे काम कर रहे हैं। तो उनके इंटेंशन के अंदर ही जो है वो हेट्रेड है, उनका मकसद ही जो है वो हेट फैलाना है। तो वहां से तो कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ सकता। माशाल्लाह मेरे भाई, इनकी वैसे मुझसे इनकी सिंसियरिटी बड़ी अच्छी लगी। जैसा कि इन्होंने कहा कि मैं जब इतना सुनता रहा तो मैंने सोचा क्यों ना डायरेक्टली ही देखा जाए। तो माशाल्लाह अच्छी बात है। दैट्स गुड जी, ठीक है। राजसैनी साहब कोई और सवाल? सर मैं कुछ पूछ सकता हूँ अगर आपके पास वक्त है तो? जी जी। देखिए सर, जब मैं आपको देखता हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ कि इस्लाम थोड़ा शांत रिलीजन, लेकिन वो इंसिडेंट देखता हूँ ना तो और जो दिखाते हैं मतलब न्यूज चैनल में तो थोड़ा डर लगने लगता है। देखिए न्यूज चैनल के बारे में मुझे एक बात बताएं, आप दो चीजों को न्यूज चैनल से माइनस कर दें, मुसलमान और पाकिस्तान। मुझे बताइए कि न्यूज चैनल के पास क्या बचेगा? कुछ है उनके पास दिखाने की? नहीं सर, मैं वो भी ठीक, आप सही बोल रहे हो। मैं जानता हूं कि हमें बुरा इंसान हर धर्म में हो सकता है वो, राइट। तो वही मैं कह रहा हूं कि बहुत से मुसलमानों को आप पाएंगे कि वो अपने धर्म के ऊपर, अपने दीन के ऊपर नहीं चलते। क्या मुसलमान शराब नहीं पीता है? बहुत से मुसलमान शराब पीते हैं, लेकिन इससे ये तो लाजिम नहीं आता, ये तो जरूरी नहीं है कि अब इस्लाम ने शराब को ओके कर दिया इसलिए मुसलमान शराब पी रहा है। मुसलमान जो है बहुत से ड्रग्स लेते हैं, बहुत से उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। तो उसको बुनियाद बनाकर आप पूरी सोसाइटी को पेंट नहीं कर सकते कि सारे ऐसे ही होंगे। लेकिन मैं एक चीज आपको फिर भी बता दूं, आपकी तरफ से शोर आ रहा है तो भाई इनको टेम्परेरीली जो है जरा सा म्यूट कर दें, शोर की वजह से। फिर हाँ, अगर आप ओवरऑल आज भी देखेंगे, म्यूट कर लीजिए, ओवरऑल आज भी देखेंगे, हिस्टोरिकली देखेंगे, तो आप मोरली मुसलमानों को बेहतर पाएंगे नॉन मुस्लिम्स के मुकाबले में। आप हिस्ट्री में चले जाएं या आप इस वक्त मौजूदा हालात देख लें। चलें, अब हिस्ट्री तो एक लंबा टॉपिक है, मौजूदा हालात में देख लीजिए। इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इजरायली और पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट। मैं नहीं समझता कि इतने ओपनली बच्चों को कभी इस तरीके से मारा गया होगा जिस तरीके से यहूदियों ने मुसलमानों के बच्चों को मारा है। ठीक है, टारगेट करके मारा है। तो और ये 2-4 नहीं है, ये 20-25 हजार की तादाद में है। ठीक है, और ये उनकी रिलीजियस टीचिंग्स है, तलमूद में और इसी तरीके से बहुत सी जगह बाकायदा इसकी टीचिंग्स है कि बच्चों के ऊपर भी रहम नहीं खाना है। तो ये एक डिफरेंट टॉपिक है। अब उसके बाद आ जाएं क्रिश्चियंस के ऊपर। क्रिश्चियनिटी सिर्फ मुसलमानों के ऊपर जुल्म करने के लिए जिम्मेदार नहीं है, वो आपके ऊपर यानी हिंदुओं के ऊपर भी जुल्म करने के लिए जिम्मेदार है। अफ्रीका के लोगों को गुलाम क्रिश्चियंस ने बनाया था। पूरा जो कॉलोनियल निजाम है उसको वो इंस्पायर्ड बाय क्रिश्चियनिटी है। तो आप आज भी देख लें कि जो क्रिश्चियंस हैं कि जो अब कॉलोनियलिज्म से बाहर निकल चुके हैं, तो उन्होंने न्यू कॉलोनियलिज्म इजाद कर दिया, क्रिश्चियनिटी नहीं छोड़ी। चाहे वो अपनी क्रिश्चियनिटी के ऊपर 100% अमल ना कर रहे हो, लेकिन न्यू कॉलोनियलिस्ट वही है। वो देखते हैं कि आपके पास मान लीजिए जमीन के नीचे कुछ खजाने हैं तो आसमान के ऊपर से बम बरसा देंगे। ये न्यू कॉलोनियलिज्म है ना। आपकी दौलत को हड़प कर जाएंगे, आपको कहेंगे कि नहीं हमारा निजाम अगर तुम अपने मुल्क में नाफिज नहीं करोगे तो तुम रह नहीं सकते। बनाएंगे निजाम हम, लिखेंगे हम, लेकिन नाफिज होगा तुम्हारी जमीन के ऊपर। ये न्यू कॉलोनियलिज्म है। ठीक है, ये आपने ईसाइयों का हाल देख लिया। अब मैं आ जाता हूं निहायत पर्टिकुलर मिसाल के ऊपर, इंडियन मुस्लिम्स एंड इंडियन हिंदूज। इसमें आप देखें, आपको इक्का दुक्का इंसिडेंट दोनों तरफ से मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप मेजोरिटी देखेंगे तो मुझे बताइए कि प्रोवोक किधर से किया जाता है। मसलन जुलूस निकल रहा है, प्रोसेशन हो रहा है कोई मजहबी, और आमतौर से मजहबी जुलूस निकलता है हिंदुओं के मुख्तलिफ त्योहारों के ऊपर। तो आप देखेंगे कि हिंदू नौजवान आज गुज़िश्ता 20-25 साल के अंदर ही हुआ है, पहले नहीं होता था। पहले जुलूस निकलता था, पीसफुली निकलता था। अब क्या होता है, डीजे के साथ निकलता है, वहां जाकर मस्जिद रास्ते में आ जाएगी तो फौरन डांस शुरू हो जाता है, मुसलमानों के खिलाफ नारे लगने शुरू हो जाते हैं। अभी हैदराबाद में जो एक बीजेपी की कैंडिडेट है
तीर चलाने की उसने क्या किया, एक मस्जिद के सामने उसने तीर चलाने का जेस्चर बनाया और वो वायरल हो गई और वो वीडियो पूरी मशहूर हो गई। भाई क्या जबरदस्त। मुझे एक बात बताइए कि क्या आपने किसी मुस्लिम गए से गए पॉलिटिशियन को देखा है कि वो किसी मंदिर के सामने से जुलूस निकाला हो और उसने इस तरह का जेस्चर दे दिया हो? नहीं। तो हम आज भी अगर देखते हैं तो ओवरऑल जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो अपनी मोरालिटी को मजबूती से पकड़े हुए है। ये चीज है जो जिनको आप एक्स मुस्लिम कह रहे हैं उनको बाकायदा खड़ा किया गया। किन लोगों ने खड़ा किया? मसलन आर्य समाजियों ने खड़ा किया, तुफैल चतुर्वेदी जैसे लोगों ने खड़ा किया, उनको नीरज अत्री जैसे लोगों ने खड़ा किया कि यार हमारी बात तो नहीं हो रही है, हम इनको लेकर आते हैं और इनको पैसा देते हैं। देखिए पैसे के नाम पर कोई भी बिक सकता है, तो ये पैसे के नाम पर बिक गए। घर में रोटी नहीं थी, बाहर आए तो बोटी भी मिल रही है, रोटी भी मिल रही है, दोनों काम हो रहे हैं, तो वो हरकत क्यों नहीं करेंगे? तो असल बात यह है कि ये जो 10-15 एक्स मुस्लिम आपको दिख रहे हैं ना चैनल के ऊपर, ये मुल्क नहीं चलाएंगे, ये मुल्क में बदअमनी का सबब बनेंगे। असल आपको और आपके पड़ोसी मुसलमान को साथ में रहना है। अगर आप ये समझते हैं ना कि यार देश पहले है, अगर आप ये समझते हैं देश पहले है, तो फिर देश का हर बाशिंदा पहले है और उसका हर सिटीजन पहले है और उसके हुकूक पहले हैं। तो ये जिम्मेदारी फिर आपकी होगी कि भाई ऐसा है कि हम आपस में पीस एंड हार्मनी के साथ रहें और इस तरह की किसी भी वाकये को अवॉइड करें कि जिसमें कम्युनल टेंशन हो जाए। चूंकि आपके नजदीक देश पहले है तो फिर देश को पहले रखिए। अगर कम्युनल टेंशन होगी तो देश फिर बाद में चले जाएगा, कम्युनिटी पहले आ जाएगी और ईगो पहले आ जाएगी। दैट्स ऑल। नहीं, मैं भी मतलब देखिए मैं एक्चुअली में इन चीजों बिलीव नहीं करता कि कोई हेट होती है किसी रिलीजन को लेकर। कोई कि सब रिलीजन शांति से रहना चाहता है, कौन फालतू में किसी से साथ लफड़ा करना चाहेगा? कि नफरत का तो कोई अंत नहीं होता ना। अब जैसे वो इजराइल वो मारे ही जा रहा है। अब कोई वेस्टर्न कंट्री उसके खिलाफ नहीं बोल रहा। अगर वही कोई इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ होता तो ये बड़े-बड़े ज्ञान देने लग जाते कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है। लेकिन वो भी देखने को नहीं मिलता। लेकिन इसमें आपके जो इस्लामिक कंट्रीज के जो ओआईसी के बड़े-बड़े जो मेंबर है, जो ऑयल में इकोनॉमी जिनकी अच्छी है, सऊदी हो गए, तो ये भी तो कुछ नहीं कह रहे ना। ये भी तो साथ बैठे। ये अगर हम उनका कभी दिफा नहीं करते। वो इक्वल रिस्पांसिबल है भाई, हम तो कहते हैं। क्योंकि देखिए अगर आप भी जानते हैं कि आप अगर देखें तो ऑयल में सबसे ज्यादा इंपोर्टेड कौन है? चाइना और इंडिया। अगर ये जितने गल्फ के जो ऑयल एक्सपोर्टेड कंट्री है ये ऑयल देना बंद कर देंगे तो ऑटोमेटिक अमेरिका जंग रुकवा देगा। लेकिन ये कर ही नहीं रहे ना। जी हाँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि हम इनको डिफेंड कभी नहीं करते हैं। ये जो हुकूमतें हैं मुस्लिम कंट्रीज की वो इक्वल रिस्पॉन्सिबल है इस जेनोसाइड में, हम तो ये कहते हैं। भाई देखिए अगर मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें मतलब एक फलस्तीन का बच्चा, उसको खाना भी नसीब नहीं हो रहा, वो 2 दिन से बेचारा भूखा था। तो अब वहां पे तो किसी को इंसानियत दिख नहीं रही है और फिर वो लोग देख रहे हैं कि 7 अक्टूबर। तो अगर हम 7 अक्टूबर से पहले देखे, चलो मैं मानता हूँ कि 7 अक्टूबर हुआ वो बहुत गलत हुआ, किसी भी मासूम की जान लेना गलत है। लेकिन उससे भी पहले देखे तो फलस्तीन और इजराइल का जो मुद्दा है ना वो उससे पहले भी बहुत बार हो रखा है। अच्छा चलो 7 अक्टूबर तो गज्जा का कॉन्फ्लिक्ट है। वेस्ट बैंक में क्या हो रहा है? वेस्ट बैंक में भी वही हशर है। वेस्ट बैंक का जो 80% एरिया है ना वो तो इजराइल ही कंट्रोल कर रहा है। वो 20% है वो सिर्फ फलस्तीन गवर्नमेंट की ऑथोरिटी में है। बाकी मैंने देखे थे वीडियोस बहुत सारे। लेकिन उस 20% में भी इजराइल ने मतलब इतना कर रखा है ना कि जो पानी सप्लाई होता है वो इजराइल से सप्लाई होता है फलस्तीन में। तो उस पानी पे भी उन्होंने रोक लगा रखी। जी वो तो गलत ही है। चलिए ठीक है, ये एक लंबी बात हो जाएगी तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना, फिर इंशाल्लाह आपसे बात करेंगे। अच्छा कैसर भाई चैट के अंदर मैंने मैसेज देखा उनका, अगर वो अरे कैसर भाई है क्या? कैसर भाई के लिए जगह बनाओ भाई जल्दी से। आतिफ भाई कैसर भाई के लिए, कैसर भाई एक मरतबा अगर मैसेज कर दें। आई एम श्योर कि आप हैं, चाहे मुझे व्हाट्सएप पे कर दें या कमेंट में जो भी है, तो मैं इंशाल्लाह आपके लिए जगह, वैसे जगह बना रखी है, वैसे आ जाए। जी हाँ, तो जी तशरीफ लाइए, जगह बन रही है मुस्तकिल। लगता है मेरी तरफ से नेट में कुछ प्रॉब्लम है। आवाज मेरी सही आ रही है? बीच में डिस्टॉर्ट हो गई थी। अब ठीक है ना? जी अब ठीक है आवाज? अच्छा चले भाई, कंफ्यूज्ड साहब हैं
हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम।